नमस्कार, मैं सवाल भूमि शर्मा। ये पटना यूनिवर्सिटी का केंद्रीय वो उत्सव है और यह बड़ा चल रहा था। इस धरना में बहुत मांग थी और बहुत पर्सन में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टेट आए हुए हैं और वे यहाँ क्यों आए हैं और क्या मसला है। दो स्टेट के जो स्थिति है एजुकेशन का, उस पर बात करेंगे इनसे हम और कई सवालों पर साथ साथ में बात करेंगे। आप का नाम बता देंगे अपना? हाँ, मेरा नाम मतीन अशरफ है और मैं यूनियन का पीएचडी कर रहा हूँ मैं उर्दू विषय में। और यहाँ हैदराबाद, यहाँ पटना में जब मैं आया था मुझे पता चला कि यहाँ छात्र धरने पर बैठे हैं। मैंने पूछा, बताया उनके कि 5 बातें उनकी डिमांड है। कुछ इस तरह से है कि यहाँ की जो तलबा यूनियन है, जो छात्र संघ है, उसको बहाल किया जाए। साथ में जो फैट की उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने में आ रही है वो होनी चाहिए। तो यहाँ की डिजिटल लाइब्रेरी बंद पड़ी है, कैफेटेरिया जो बंद पड़ा हुआ है उसको खोलने की डिमांड की जाए। और साथ ही जो है एनईपी के तहत जो नए चीजें बताई गई हैं और यहाँ पर किताबों की जो कमी है उसको उपलब्ध कराया जाए। तो ये पटना में इतनी बेसिक डिमांड्स हैं कि जिसको हर छात्र बहुत ही कायदे समझ सकता है। और हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान का जो सिनारियो बदल रहा है शिक्षा के प्रति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे देश की सत्ता को चलाने वाले हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, उन्होंने इन संस्थानों को बिल्कुल हाशिए पर लाने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है किसी देश के लिए। आपको मालूम होगा कि इसी पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई बड़ी बड़ी तहरीकें चली, लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ बच्चों को तलबा यूनियन या स्टूडेंट्स यूनियन की मांग करनी पड़ती है और ये कहा जाता है कि हम आपको ये चीज देंगे, बल्कि उनका बेसिक राइट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें एक स्टूडेंट इलेक्टेड बॉडी चाहिए। साथ ही जो किताबों की कमी है, लाइब्रेरी का बंद होना है, ट्रांसपेरेंसी का मसला है, किसी दूसरी प्राइवेट एजेंसी का आकर के यहाँ में इंटरफेयर करना है, तो ये बहुत अच्छे साइन नहीं है। तो ये किसी भी विश्वविद्यालय के अच्छे साइन नहीं है। पटना विश्वविद्यालय अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं है। इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की भी काफी बार डिमांड हुई है। ये भी कोई डिमांड, हर बार चुनाव होते हैं, वादे दिए जाते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फुलफिल नहीं हो रहे और उनको हर 5 साल पर टाल दिया जाता है। यहाँ की हर नागरिक को ये समझना होगा, क्या शिक्षा से बढ़कर के कोई चुनावी वादा हो सकता है? अगर शिक्षा को साइडलाइन करके या ऐसे लोगों के जरिए जो शिक्षा का बजट कट कर रहे हैं, आपको मालूम होगा अभी जो एजुकेशनल बजट आया वो कितना कट कर दिया गया है। जो यहाँ की ग्रांट्स मिल रही थी यूजीसी की तरफ से वो कितनी कम कर दी गई है। जो फेलोशिप दी जाती थी एनएसपी के थ्रू वो बंद कर दी गई है। मानव को बंद कर दिया गया है। नॉन नेट फेलोशिप हाइक नहीं हो रही है। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, हमारे हर महिला को, हर स्त्री को, हर पुरुष को ये सोचना होगा क्या शिक्षा से बढ़कर के मुद्दा है। अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो मेरा देश, मेरा समाज किस रुख पर जाएगा। तो ये हर संस्थान के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो शिक्षा को दांतों से पकड़ करके उसकी डिमांड करे, उसकी बेहतरी की डिमांड करे। उसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अच्छा, अगर एक सवाल उठ सकता है कि क्यों शिक्षा पे ध्यान नहीं। शिक्षा पे ध्यान इसलिए नहीं है कि ज्यादा पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे, नौकरी मांगेंगे। तो नौकरी नहीं देनी है तो इनको ज्यादा पढ़ने भी मत दो। छोटे मोटे कोर्सेज चला दो, आईटी करके 10th करके इनको निकाल दो। हायर एजुकेशन में इनके रास्ते बंद कर दो। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार का खजाना खाली है। सरकार का खजाना दूसरे गैर तरह के प्रोजेक्ट बनाने में, स्टेच्यूज बनाने में बिल्कुल फुलफिल है। लेकिन अगर हम उनसे कहें कि इसी पटना विश्वविद्यालय को एक डिजिटल लाइब्रेरी फुलफिल दीजिए, यहाँ के तमाम बच्चों को ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी दीजिए, तो वो कहेंगे कि शायद हमें सोचना हो। तो ये नहीं है, ये भी फंड तो नहीं है, लेकिन हर पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि फंड कितना ज्यादा है। हर तरफ से अगर आप एक तरफ से कोई भी चीज कम नहीं हो रही। हम ये देख रहे हैं कि पहले भत्ते दिए जाते थे, बेरोजगारी भत्ते दिए जाते, आज वो भी बंद है। महंगाई अपने चरम पर है। एक आम नागरिक कैसे गुजारा कर रहा है वो बहुत बड़ा सवाल है। अब सरकार का सवाल ना हो तो इसलिए सरकार ने दूसरे चीजों में उलझा दिया, जैसे दूसरी सरकारें करती हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग ये पैटर्न जानते हैं। और मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ वहां पर भी अभी 50 एकड़ जमीन को खींचने की कोशिश वहां की सरकार ने की थी, तो हमने उसका विरोध किया। एचसीयू में आप देखें 400 एकड़ खींचने की कोशिश की गई। जो जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी, आप उस पर कह रहे हैं कि हम उसको खींच लेंगे। तो तमाम गलत जगह जहां भी हो रहा है, तमाम मेरा अपना एक जो मशवरा है वो ये कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये अपनी एक चेन बने और जहां पे इंजस्टिस होता है हम उसको एड्रेस करें ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया। हमारे यहाँ एक ये मूवमेंट चलना चाहिए। अगर हम टुकड़ों में बट करके
विचारधाराओं की लड़ाई में बट करके, हिंदू मुस्लिम जात पात की लड़ाई में बट करके, पार्टी में बट करके अगर हम लड़ेंगे तो स्टूडेंट की लड़ाई जो है वो कमजोर पड़ेगी और सड़कें जो है वो आबाद नहीं होंगी। और जब जब सड़कें आबाद नहीं होती हैं, संसद आवारा होती है। आपने लेकिन एक सवाल है कि सरकार बार बार कहती है, चाहे ये कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो ये कहती है कि छात्र यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करें, पॉलिटिक्स क्यों करें? मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप हैदराबाद से यहाँ आए हैं, यहाँ पूरे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और तो सरकार बोलती है पॉलिटिक्स क्यों करें, बनते क्यों करें? पढ़िए ना। राजनीति हम तब तक नहीं करते, लेकिन अगर आप असल राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप अगर सही से सत्ता चलाएं, आप अगर सरकार के बाद दिए गए वादों को पूरा करें, सही से काम करें, आवाम के और सामान्य नागरिक के हित में काम करें, तो इन छात्र संघ के लोगों को या छात्रों को कभी भी सवाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार ट्रैक से हटती है, और जब जब सरकार ट्रैक से हटी है तो मैंने कहा है कि इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेटर अपोजिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक इंटेलेक्चुअल है, कैंपस में पढ़ने वाला एक खुले ज़हन का आदमी है। तो हम यहाँ पढ़ने और डिग्री लेने आए हैं, हम इस काबिल हैं तो हम यहाँ पर आए हैं और हमने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है। अब अगर हम इनजस्टिस होते हुए देखेंगे किसी भी कोने में, इवन यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर भी, तो हम बोलेंगे ये मेरे जिंदा होने का सबूत है। मेरी पढ़ाई कभी मुझे नहीं सिखाती कि एक 50,000 की नौकरी करके आप इनजस्टिस पर आंखें मूंद लीजिए। कोई भी जिंदा जमीर का आदमी ये नहीं कहता कि आप अच्छे इंजीनियर हैं तो आप मानवता का भाव अपने हृदय से निकाल दीजिए। हर मानवता का भाव रखने वाला आदमी, एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का व्यक्ति जो है, वो समाज के इन नाइंसाफियों पर बोलता है और उसको बोलना चाहिए। अगर किसी के नजदीक एजुकेशन की डेफिनेशन ये है कि मैं एक अच्छा सैलरी पैकेज ले करके अपनी फैमिली को एंटरटेन करूं, तो मेरी समझ से उसने एजुकेशन ग्रहण नहीं की, उसने कोई और चीज ली है। तो सरकार अगर हमसे ये कहती है कि आप शोर शराबा मत करिए, आप पढ़ने आए पढ़िए और चले जाइए, तो हम भी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जिस काम के लिए बैठे हैं गद्दी पर, फुल टाइम आप अगर हमारे लिए आए हमारे नेता बन करके, और आप उस बात की सैलरी ले रहे हैं, कुछ तो ऑफिशियल ले रहे हैं, कुछ अनऑफिशियल ले जाते हैं, उस मलाई को खाने का हक भी आपको नहीं। हम आपकी आंखों में तब तक चुभेंगे जब तक कि हमारे मसले हल नहीं होंगे। तो ये पढ़ाई और लड़ाई दोनों हम करते आए और करते रहे। आपका यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा सवाल उठा था, बोला था प्रकरण में क्या हुआ कि पूरे भारत में और अभी क्या है सचिव बने। देखिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने जो सुसाइड किया था, उससे पहले जो उन्होंने लेटर लिख करके दिया था कि मेरा पैदा होना ही है प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। जातिगत आधार पर किसी को प्रताड़ित करना इन मानवता का सबसे नीचता का स्तर। और रोहित वेमुला एक एक्टिविस्ट थे, एक पढ़ा लिखा ज़हन था जो नेशन को, सोसाइटी को कुछ दे सकता था, लेकिन उनकी जाति की बुनियाद उनको प्रताड़ित किया गया, उनको सताया गया और वो इस काम को अपने आप को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हुए। तो ये रोहित वेमुला की मौत नहीं थी, ये पूरी इंडियन सोसाइटी की मौत थी, ये पूरी सिविल सोसाइटी की मौत थी, ये पूरे पढ़े लिखे लोगों की मौत थी कि जो ये कहते हैं कि आज जातिगत जो है वो भेदभाव नहीं होता है, सब समान है और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब मानव हैं और हम एक दूसरे के प्रति जो है वो हृदय में प्रेम रखते हैं। अगर रखा जाता है तो इतनी टॉप यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी वो उस चीज से अपने आप को क्यों अलग नहीं कर पा रहा है? तो अगर हम पढ़ लिख करके भी इन छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं कि शायद कि हमारी पढ़ाई पर भी सवाल है। और रोहित मरने के बाद ये सवाल जिंदा कर गए कि समाज में जो बटा हुआ समाज है और जिसको बांट करके सियासतदानों ने अपने फायदा उठाया है, हमें इसको पाटना होगा, हमें इसको जोड़ना होगा, हमें लोगों के बीच की घृणा दूर करके मोहब्बत का काम करना होगा। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमने इस नेशन के लिए कुछ किया है। अगर उतने बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच करके जैसे रोहित वेमुला मौत उन्होंने कबूल कर ली, वो चीज झेल नहीं पाए, नजीब गायब हो गया, तो लोग जब हम नजीब के लिए प्रोटेस्ट करते थे तो लोग कहते थे अरे एक आदमी गायब हो गया, क्यों आप लोग इतना शोर मचाते हैं? मेरा कहना यह था कि हम नजीब एक आइडेंटिटी बन चुका है। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर जा करके गायब हो जाए किसी लड़ाई के बाद, कौन अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजेगा? तो ये सवाल इंस्टीट्यूट पर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है, भारत सरकार पर भी है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज पर भी है, गृह मंत्रालय पर भी है कि किस तरीके से कोई गायब हो जा रहा है। आपका कोई नेता तो कभी गायब नहीं होता, कभी कोई नेता दलित जो है वो खुद को फांसी पे नहीं लटका लेगा। लेकिन ये जो बहुत ही माइनर सा फर्क समझना होगा, और इसको वही समझ सकता है जिसके पास खुला ज़हन है। जिसने आंखें बंद कर ली है वो नहीं समझ सकता, और वो समझेगा ये गैर जरूरी चीजें हैं। हमेशा इस तरह की चीजों को
प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट बता करके पेश किया जाता है। हम लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है सोसाइटी के लिए, लेकिन अगर कोई हम पर गौर करेगा तो कहेगा कि ये आईना दिखाने का काम, ये लाइक अ मिरर है हमारे लिए और सत्ता को ट्रैक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोहित वेमुला आज हमारे बीच नहीं है, नजीब नहीं है, उनकी लड़ाई जिंदा। मेरा एक सवाल रहेगा कि आज से कुछ साल पहले, मतलब आजादी के ठीक बाद, एक वाइस चांसलर थे, जब किसी बात झगड़ा हुआ तो पुलिस से एंट्री करना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वाइस चांसलर अड़ गए और बोले कि पुलिस एंट्री क्यों करेगा, जो कुछ करेगा हम करेंगे, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ रहूंगा, अब मुझे जो करना हो मैं करूंगा, तुम नहीं अंदर आ सकते हो। पुलिस को बकायदा उन्होंने परिसर से बाहर धकेल दिया। आज परिसर के अंदर में पुलिस घुस रही है, पुलिस मारपीट कर रही है, जेल में आए दिन मारपीट पीटा जा रहा है। नजीब का बात अपने कहा गायब हो गए हैं। उमर खालिद आज 5 साल से जेल में बंद पड़े हुए हैं और तमाम चीजें चल रही है। कैंपस के अंदर पुलिस की एंट्री क्या दिखाता है? कैंपस के अंदर पुलिस की एंट्री दिखाता है कि आप मजबूर हैं, मजलूम हैं, अगर आप अपना हक मांगेंगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे। अलीगढ़ में 15 दिसंबर की रात को जो क्रैकडाउन किया था स्टेट ने, जामिया में जो लोगों को मारा गया था, आप देखिए कि वो जो जिस वाइस चांसलर के बारे में आपने बताया, मेरी निगाह में उनकी इज्जत बढ़ी है कि उन्होंने कहा कि कैंपस को कैसे कंट्रोल करना हम कर लेंगे। लेकिन बाहर की पुलिस जब अंदर आती है तो वो ये साइन देती है हमें कि आप लिमिट में रह करके अपना एक्टिविज्म करिए, अदरवाइज स्टेट आप पर क्रैकडाउन कर देगा। और स्टेट को जब ये चीज लगती है कि बच्चे हम पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो पुलिस की एंट्री को, इंटेलिजेंस की एंट्री को और इस तरह के संस्थानों को अंदर भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बुज़दिलाना एक अमल होता है और ऐसा करने पर बहुत अच्छा नहीं होता है। ये पुलिस उन जगहों पर क्यों नहीं चली जाती जहां पर दंगे हो रहे होते हैं और पूरा घुस करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है? वहां पर तो हम देखते हैं कि धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन लड़कों ने क्या बिगाड़ा है? ये लड़के किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, बस सरकार सवाल कर रहा है रोजगार का, महंगाई के कम होने का और अपने हितों की बात करने का। आप पुलिस के अंदर जब गाड़ी भेजते हैं तो आप ये बताते हैं कि हम तुमको डिटेन कर लेंगे, केस में फंसा देंगे, तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर देंगे। मुझे भी ऐसे कई थ्रेट्स मिलते हैं, मगर मुझे जो कानून दिया गया है, मुझे उसकी समझ है कि मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कैसे अपने संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रखनी है। तो पुलिस का क्रैकडाउन जिसने भी किया वो बहुत बुज़दिलाना है और लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि हम अपने मसलों को हल कराने के लिए काफी है, सफिशिएंट है। हमें किसी बाहरी ग्रुप की जरूरत नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर हम चाहें तो सबको सड़कों पर उतार दें, यहाँ की नसें ब्लॉक कर दें, पूरा आपका ये जो पटना ये बंद हो सकता है अगर हम हाईवेज जाम कर देंगे तो। लेकिन फिर हम पर सेडिशन लगेगा कि आप देश को काटने की बात कर रहे हैं, जैसे शर्जील पर लगा दिया गया। हम काटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब तक जोर से बोलते नहीं है तब तक आपकी समझ में नहीं आता है। कृषि कानून आपकी गलत था, क्यों समझ में आया? क्योंकि उन्होंने टिकरी बॉर्डर को, शाहजहांपुर बॉर्डर को ब्लॉक करके बताया कि ये कानून हमारे हित में नहीं है और आपने वापस लिया। लेकिन जब जब हम आपकी नसें दाबेंगे तब तब आपको ये समझ में आएगा कि इनकी आवाज जो है बुलंद है और इनके लिए हमें कुछ करना होगा। तो हम पुलिस के आने से डरते नहीं है, लेकिन उनके आने को प्रॉब्लमेटिक जरूर समझते हैं और जो उनको अनुमति देता है वो हमारी निगाह में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, मैं बहुत टाइम ले लिया आपका। पूरे 100 छात्रों ने 75 ईस्वी में 1975 में भारत तख्ता पलट किया था छात्रों ने, जति मूवमेंट। अभी आपको नेपाल में छात्रों ने तख्ता पलट किया, श्रीलंका में तख्ता छात्रों ने ही किया, बांग्लादेश में छात्रों ने ही किया। तो तमाम देश के छात्र अपनी अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि छात्र लगातार सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है और सरकार दमन के इंतहा पर जा रही है? वजह यही है कि किसी को सड़कों पे आके गोली खाने, लाठी खाने का शौक नहीं, ठीक है। शौक इस बात का है कि इंसाफ जिंदा रहे, शौक इस बात का है कि हमारी मांगे पूरी हो। क्या श्रीलंका, क्या नेपाल, क्या बांग्लादेश, जो मजबूत सरकारें थी उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला है छात्रों ने, वो इस बात की अलामत थी कि आप गलत कर रहे हैं और आप इस कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है और आपको हटना होगा। ये सेम सिचुएशन हिंदुस्तान के लोगों को भी समझनी होगी कि अगर उनका सब्र अभी लबरेज नहीं हुआ है तो आप उनको गनीमत जान करके उनकी मांगों को फुलफिल करिए। कोई किसी को ये शौक नहीं है अपने घर बार छोड़ करके सड़कों पर आए और लाठी खाए, सेडिशन हो, डिटेन किया जाए। वो अपने हित की बात करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो ये कहते हैं कि सड़कों पे आने से कुछ नहीं होता, आजादी की लड़ाई सड़कों पे लड़ी गई और लोग भूल गए उन्हें। कितने धार्मिक गुरुओं ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी।
लोग उनको भूल गए, लोग समझे कि अंग्रेजों से हमने टेबल टॉक किया, अंग्रेज चले गए, नहीं गए। तो आज का युवा पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भी नहीं बल्कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहूंगा कि बेचैन क्यों है? उसकी आंखें खुल चुकी हैं, उसका जहन खुल चुका है, और जहां वो इनजस्टिस होता देखता है वो ललकार लगा देता है। तो आज के युवा को शौक नहीं है, ये जेनजी जो है वो शौकिया की नई सड़कों पे उतर रहा है, वो देख रहा है, कई जगह को एनालाइज कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये हमें हमारा हक दो, आप हमें अगर हमारा हक नहीं दे सकते तो आपको सत्ता पर बैठने का हक नहीं है। और मेरी समझ से बेहतरीन डेमोक्रेटिक अप्रोच यही है कि अगर आप नहीं बैठ सकते, कुर्सी आपकी जनाजा नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उतर जाइए वहां से। तो इन लोगों को आप क्या बताते हैं? शर्जील देखिए जेल में, उमर जेल में, खालिद सैफी जेल में, और भी बहुत सारे हिंदू भाई जेल में। यूएपीए कानून लाया गया है, जो सड़कों पर उतरे, आंखों में कट के सवाल करे, यूएपीए लगा दो, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है। अंतिम एक सवाल, पीयू में आप हैं, अभी पीयू के छात्र 5 मांग लेकर के अभी लड़ रहे हैं, तो अगर आप छात्रों को बोलना चाहें और किसी को बोलना चाहें, भाषण शास्त्र का, दोनों क्या बोलना चाहेंगे अलग संक्षिप्त में? छात्रों से कहना यह है कि आप मजबूती से लड़िए, संगठित होकर के लड़िए, सब लोगों को साथ लेकर के लड़िए। और लड़ने का तरीका यह है कि लड़ाई में न वक्त देखा जाता है, न ताकत देखी जाती है, झोंक दिया जाता है खुद को। जिस तरह से गुलामी के खिलाफ लड़ी गई थी, ये भी एक टाइप की गुलामी है। तो छात्र संगठित हो, ये जो लोग बैठे हैं ये सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको आना चाहिए। हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो पीयू में 10 साल के बाद आएंगे, उन्हें हम बेहतरीन पीयू दे सके। तो ये हमारी अपनी जाती लड़ाई नहीं है, हम इतने सेल्फिश होकर के नहीं लड़ रहे हैं। तो छात्रों को सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा, अपने थॉट को क्लियर करना होगा, लड़ाई को मजबूत करना होगा। उसके साथ साथ जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी उससे वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप इसको समझिए और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करिए। आप डेमोक्रेसी की बात अगर करते हैं तो डिक्टेटरशिप मत लाइए। आप लोगों को कोई चीज दान में और भीख में मत देने की कोशिश करिए कि आप हमसे छात्र संघ मांग रहे हैं, लीजिए हमने आपको भीख में दे दिया है, आप हमसे ये मांग रहे हैं, ये भीख नहीं है, हमारा राइट है। और आपको ये देते हुए शर्म नहीं होनी चाहिए और ना डिले करना चाहिए। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, स्टेट का या प्राइवेट सेक्टर का, उसे समझना होगा कि हमारी मांग हमारा हक है। जैसे आप सैलरी आपको ना मिले तो आप दौड़ते हैं, भागते हैं टीचर के, क्यों नहीं सैलरी मिल रही, हमारा हक है जो हमने पढ़ाया है। ऐसी हमारा हक है, ये हमारी मांगे, और अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो ये अलार्मिंग सिचुएशन कैसे पूरा तख्ता पलटती है वो हम सब ने देखा है। तो मैं यहाँ किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ ये कह रहा हूँ, छात्र संगठित हो जाएं और जो पढ़े लिखे लोग हैं इस कैंपस के, वो ये सोचें हमारी लड़ाई है। और जो इंतजामिया है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये सोचे कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें इनकी मांगे फुलफिल करनी चाहिए, अदरवाइज चीजें वर्स्ट हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कई चीजों को साफ साफ तौर पर रखा। मनु के हैं भाई, मनु के अध्यक्ष रह चुके हैं। मन्नू के, हाँ, माफ कीजिएगा, मन्नू यूनिवर्सिटी का अच्छा प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कई चीजों का स्पष्ट रखा। इन चीजों पर आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।